मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम वो राइजेक 20 है, और जो इसका जो एपीआई है वो ओमिप्राजोल है। 20 mg का कैप्सूल है और टोटल 14 कैप्सूल इसके अंदर है। इसकी जो मैन्युफैक्चर है वो गैट्स फार्मा है। और ये जो ओमिप्राजोल है ये पीपीआई है, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और ये ज़्यादातर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को ख़त्म करने में यूज़ होता है। ये अगर इसके इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन में कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो उसमें गर्ड में यूज़ होता है उसको ट्रीट करने में, जिसे हम बोलते हैं कि गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे गर्ड भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। उसके अंदर खासतौर ईसोफेगाइटिस वगैरह और जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, जिन लोगों के जो अल्सर्स होते हैं वो हील हो जाते हैं, खासतौर ईसोफेगाइटिस, उनके मैनेजमेंट में यूज़ होता है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी कि एच पाइलोरी के जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनको भी ट्रीट करने में ये यूज़ होता है, और उनसे जो अल्सर्स होते हैं उनको भी ट्रीट करता है। इसके अलावा ये जो है डिफरेंट किस्म के जो ड्यूडिनल और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उन्हें भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, डिस्पेप्सिया, प्रोफाइलेक्सिस हो अगर एसिड सिक्रीशन की, एसिड एस्पायरेशन की, उसको भी ट्रीट करने में मदद करता है। ज़्यादातर जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो बच्चे वगैरह होते हैं, उनमें ईसोफेगाइटिस को ट्रीट करने में ये यूज़ होता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, हार्ट बर्न और एसिड रिगर्गिटेशन में, उसमें भी ये यूज़ होता है। ज़्यादातर बच्चों को अमूमन दिया जाता है। और ये डिफरेंट किस्म के एंटीबायोटिक्स में भी के कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, वही ड्यूडिनल अल्सर जो एच पाइलोरी के वजह से होते हैं। अब इसके एडवर्स रिएक्शन या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें ज़्यादातर इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह उस पर, और जीआई पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर, और हेपेटिक यानी कि जिगर वगैरह के उसके ऊपर, और खून के इनके ऊपर इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स होते हैं, या एंडोक्राइन उसके ऊपर। तो अब इसमें सबसे पहले देख लें तो डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इसके अलावा नोजिया हो सकती है यानी मतली, वॉमिटिंग हो सकती है, फ्लैचुलेंस यानी कि गैस होना, और सर दर्द भी हो सकता है। और इसके अलावा देखें तो इंसोम्निया भी हो सकता है, यानी कि आपको जो है नींद नहीं आए, सोमनोलेंस हो सकती है, पैरेस्थीसिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है। हेपेटिक में देख लें यानी जिगर की वही, तो उसमें लिवर एंजाइम आपके इंक्रीज हो सकते हैं, वो आपके इसमें मसला कर सकता है। अगर कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कर रहे हैं उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है। इन स्किन में देख लें तो रैश हो सकती है, प्लूराइटिस होता है, अर्टिकेरिया हो सकता है, और मैलेरिया हो सकता है। रेयर में ज़्यादातर जो होते हैं वो मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है, यानी कि ये भी होता है, एग्रेशन भी होता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, हेलुसिनेशन भी हो सकता है। और एंडोक्राइन में देखें, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हमारे जो केमिकल अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जो रिलीज़ करते हैं, उसके अंदर देखा जाए तो गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। जीआई में देख लें मज़ीद इसके जो साइड इफेक्ट्स वो ड्राई माउथ हो सकता है, स्टोमेटाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस आ सकता है। खून के अगर उसमें देख लें ब्लड के हेमेटोलॉजिकल जिसे कहें तो उसमें लिकोपीनिया हो सकता है, यानी कि आपके वाइट ब्लड सेल्स की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स की कमी, एग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है, और पेंकाइटोपिनिया यानी कि इसमें तीनों हमारी जो ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और जो प्लेटलेट्स हैं उनकी कमी तीनों की हो जाती है। और ख़ासतौर इसमें चांसेस हो जाते हैं ज़्यादातर गैस्ट्रोड्यूडिनल कार्सिनॉइड्स वगैरह, वो ज़ोलिंगर एलिसन जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। और ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी कॉज कर सकता है। और इसके अलावा ये जो है और पीपीआई की तरह ये हाइपोमैग्नीसीमिया भी करा सकते हैं, इनके मैग्नीशियम की कमी उसमें कर सकता है। और ओवरडोज की बात कर लें तो उसमें ज़्यादातर जो पीपीआई वगैरह होते हैं अमूमन उनका अच्छा एक और साइड इफेक्ट ये होता है कि हिप और रिस्ट और स्पाइन इंजरीज, फ्रैक्चर्स का चांसेस बढ़ जाते हैं एल्डरली पीपल में पीपीआई की वजह से। ओवरडोज की बात कर लें तो उसमें सबसे ज़्यादा नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एपैथी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, ड्रग इंट्रैक्शन में वो जो दूसरी ड्रग्स के साथ अगर हम लें तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है
इसके साथ अगर दूसरी दवाइयाँ लें तो उसके साथ जो की वजह से जो नुकसान होता है उसको हम ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसके बहुत से ड्रग्स के साथ इंट्रैक्शन है, जैसे डाइज़ेपाम, सिटालोप्राम और जैसे इमिप्रामीन हो गई, क्लोमिप्रामीन हो गई, फेनिटोइन वगैरह, उनके साथ ये इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से इनकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और एट्राज़ोनोवी, इसके अलावा इसकी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को ये डिक्रीज़ कर देता है। डिजॉक्सिन उसकी इंक्रीज़ करता है। डिजॉक्सिन बहुत ज़्यादा हाईली जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा वो ड्रग होती है जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट ड्रग भी होती है। और दूसरा ये कि हार्ट की होती है, इसे बहुत ध्यान से एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज़रा सी ऊपर नीचे डोज हो गया और इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं, जिससे साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये इसकी 10% इंक्रीज़ कर सकती है बायोअवेलेबिलिटी डिजॉक्सिन की, ये ओमिप्राज़ोल। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ किया जाए। इसके साथ वैसे तो बहुत कम ही अवॉइड किया जाता है इसके साथ यूज़ करने में। क्लोबिडोग्रेल वगैरह उसके साथ भी इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी ड्रग्स की देखें, जैसे पोज़ाकोनाज़ोल, एल्लोटिनिब, कीटोकोनाज़ोल और इट्राकोनाज़ोल, ये उन सब की प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिड्यूस करता है। और इसके अलावा सेक्यूनाबीट, टेक्रोलिमस और मीथोट्रेक्सेट, ये उन सब की इंक्रीज़ कर देता है कंसंट्रेशन, जिससे टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं। और दूसरे जैसे इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे साइटोक्रोम P2C19 और साइटोक्रोम P3A4 वगैरह, जो खासतौर क्लेरिथ्रोमाइसिन और वोसिकानोजोल वगैरह जो है वो इनकी ओमिप्राज़ोल की जो है इंक्रीज़ कर देता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसके अलावा जो इंड्यूसर्स हैं, जैसे साइटोक्रोम P2C19 और साइटोक्रोम P3A4 वगैरह, जैसे रिफैम्पिन और एस्टिजॉनवर्ट्स वगैरह, वो इसकी ओमिप्राज़ोल की जो कंसंट्रेशन उन्हें डिक्रीज़ करता है। तो अब जो अभी मैंने आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स बताए, अब इनका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कांटेक्ट करें और वो आपको फिर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देंगे, जिसका वो आपको ऐसी मेडिसिन के साथ देंगे जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को कूप अप कर लेंगे या रोक लेंगे, तो आपको मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अच्छा, अब इसके जो इतने जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो क्या मतलब हम इसे खाएं नहीं, इस तरह नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको ये बताया जा रहा है इसमें कि ये खाना नहीं है, ये मेडिसन है। आप इसको बिला वजह खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इसको खुद से इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो आप इसको यूज़ करें, ये एक बहुत अच्छी ड्रग है। बहुत ज़्यादा ड्यूडिनल अल्सर्स वगैरह में यही यूज़ होती है सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन थेरेपी में। तो ये बहुत अच्छी ड्रग है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि इसको खाने की तरह, बंटियों की तरह समझ के ना खाएं आपके बस खैर है, फ़ायदा ही फ़ायदे हैं इसके, ऐसा नहीं है। इसको मेडिसिन समझ के खाएँ, और मेडिसिन फिजिशियन और फार्मासिस्ट के बगैर ना खाएं, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप खुद से लेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, और अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।